हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी जिसका नाम है मार्शियन। ये 2011 में रिलीज़ हुई थी और ये एक बेस्ट सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक इंसान ने मार्स पर सर्वाइव किया था, वो भी कुछ ही सामान से जो वो साथ लेके गए थे, और उसके सहारे उन्होंने महीनों तक वहाँ पर सर्वाइव किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी। मूवी शुरू होती है और सन होता है 2035। एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम मंगल ग्रह पे एसिडेलिया प्लेनिटिया की सतह पे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। उनका 31 दिनों का रिसर्च अभियान होता है, जिसमें से आज 18वां दिन था। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, पर कुछ देर बाद उन्हें नासा की तरफ से चेतावनी मिलती है कि एक बहुत भयंकर तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो सब लोग मिलकर इस मिशन को रद्द करने का फैसला करते हैं और अपने मैव मतलब मार्स एसेंट व्हीकल में वापस आ जाते हैं। मार्स एसेंट व्हीकल एक कैप्सूल के जैसे होता है जिसमें वो सफ़र करते हैं, क्योंकि अगर वो ज़रा सी भी और देर करते तो उनका प्लेन नीचे गिर जाता, जिससे वो कभी टेक ऑफ नहीं कर पाते। पर हड़बड़ी और तूफान के चलते कुछ मलबा उनके एक एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी से टकराता है, जिससे वो तूफान में गुम हो जाता है। सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर टकराने की वजह से उसके सूट में लगा बायोमीटर खराब हो जाता है और उसका सिग्नल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग उसे ढूंढ नहीं पाते और उसे मृत समझकर टेक ऑफ कर लेते हैं और पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। उधर पृथ्वी पर नासा का डायरेक्टर सैंडर्स प्रेस को संबोधित करता हुआ इस खबर की जानकारी देता है। इधर मार्स पे तूफान के खत्म होने पे मार्क वॉटनी को होश आता है। फॉर्चुनेटली जो टुकड़ा उससे टकराया था वो उसके सूट को चीरता हुआ उसके पेट में घुस गया था, जिसकी वजह से हवा का दबाव उसके सूट में बना रहा और वो बच गया। पर होश आने के बाद वो अपने क्रू के चेंबर में लौटता है, क्योंकि अभी उसकी ऑक्सीजन काफ़ी कम हो रही थी, और अंदर जाकर वो खुद के पेट में टांके लगाता है। अब स्टेबल होने के बाद वो सारी कैलकुलेशन करता है कि उसके पास धरती पे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ नहीं था। खाने को कुछ सामान था जो शायद अगले कुछ दिनों तक चल सके। हवा ख़त्म हो रही थी, पानी ख़त्म हो रहा था, और मोर ओवर उसके पास एक मात्र आशा थी। वो था मंगल ग्रह का अगला मिशन एरिस 4, जो आज से तकरीबन 4 साल बाद होने वाला था। मतलब उसे अपने आप को कम से कम 4 सालों तक जिंदा रखना था। अब ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो एक बॉटनिस्ट था। तो वो चेंबर को इम्प्रोवाइज करके मंगल ग्रह की मिट्टी लेकर उसे क्रू की पॉटी के साथ फर्टिलाइज करता है और उसमें आलू उगाता है। पानी के लिए वो रॉकेट फ्यूल को लेकर उसमें से हाइड्रोजन निकालकर कुछ फार्मूले के साथ पानी बनाता है। 45 दिन बीत जाते हैं और एक दो नाकाम कोशिशों के बाद वो अपने फार्मूले में कामयाब हो जाता है और पानी बनने लगता है। यहाँ धरती पे वॉटनी की कोई खबर न मिलने पर उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। अब आगे विंसेंट कपूर, जो मार्स मिशन का डायरेक्टर होता है, वो सैटेलाइट प्लानर मिंडी पार्क को मंगल ग्रह के कुछ कोऑर्डिनेट्स भेजता है। वहाँ की इमेजेस देखने के बाद मिंडी को रियलाइज़ होता है कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। पर अब चिंता वाली बात ये होती है कि ये खबर वो दुनिया के सामने लाएं कैसे, और टेडी ये खबर उनके क्रू मेंबर्स को बताने से भी मना करता है, क्योंकि इससे उनका ध्यान भटक सकता था, क्योंकि वो अभी भी 10 महीनों में धरती पे पहुंचने वाले थे। अब आगे विंसेंट कपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क के जिंदा होने का खुलासा करता है। उधर मार्क मार्स पे अगले मिशन एरिस 4 की लोकेशन तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करता है, पर इस सब का कोई मतलब नहीं बनता अगर वो नासा से संपर्क नहीं साध पाता तो। अब नासा में भी उसे बचाने के लिए अलग अलग विकल्प सोचे जाते हैं। उधर मार्स पे वॉटनी को एक आइडिया सूझता है, तो वो रोवर लेकर कुछ दूर पड़े पाथफाइंडर प्रोब को ढूंढने जाता है, जो 1997 में वहाँ भेजा गया था। पाथफाइंडर एक तरह की डिवाइस होती है जो वहाँ का तापमान, जलवायु आदि के आंकड़े इकट्ठे करके धरती पे भेजती है। अब कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो मिल जाता है, पर वो अच्छी कंडीशन में नहीं होता। पर कुछ देर उस पर काम करने के बाद वॉटनी उसे ठीक कर लेता है और उसकी मदद से वो धरती पर संपर्क साधने में कामयाब हो जाता है। इधर नासा में विंसेंट कपूर को उसकी इमेजेस देखकर ये आइडिया हो जाता है कि वो क्या करने वाला है, तो वो भी फ्लाइट लेकर कैलिफोर्निया जाता है और 1997 में पाथफाइंडर पे काम करने वाली टीम से मिलता है, ताकि उनकी मदद से वो वॉटनी से बात कर पाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पाथफाइंडर की मदद से एक दूसरे को इमेजेस भेजने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब दिक्कत ये होती है कि हर सवाल का जवाब पाने में 32 मिनट का टाइम लगता था, जिससे उनमें बात हो पाना संभव नहीं था। तो वॉटनी स्काई लैंग्वेज को यूज़ करके हेक्साडेसिमल में बात करता है, जिससे वो एक इंग्लिश सेंटेंस में उनसे बात कर पाता है।
अब नासा वाले भी उसे एक हैक भेजते हैं, मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर पैच, जिसे रोवर में डालने से रोवर उस पाथफाइंडर से कनेक्ट हो जाता है और अब वाटनी उनसे प्रॉपर टेक्स्ट मैसेजेस में बात कर पाता है। पर उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आता है कि अब तक उन्होंने उसकी टीम को इन्फॉर्म नहीं किया था। तो जल्द ही उसकी टीम को उसके जिंदा होने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। पर अब वो करते भी तो क्या करते। उधर विंसेंट कपूर और जेट propulsion लेबोरेटरी का डायरेक्टर ब्रूस एक स्पेस प्रोब बनाने की तैयारी करते हैं जो वाटनी तक खाना ले जाता। तो उसे बनाने में अभी भी 3 महीने का टाइम लगना था, और अगर सब कुछ ठीक रहा और प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो 868 दिन लगेंगे वहाँ खाना पहुँचाने में। और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मार्क की जान भी जा सकती थी। इधर मार्स पे एक छोटे से पंक्चर की वजह से उसकी हैब में माल फंक्शन हो जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और उसकी आलू की खेती तबाह हो जाती है। अब करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके पास खाने का सामान और टाइम बहुत कम बचा था। तो नासा वाले भी अपनी भरपूर कोशिश करते हैं और सैंडर्स के ऑर्डर पे सेफ्टी चेक नहीं किया जाता, क्योंकि इससे उनका टाइम बचता था। पर इसकी वजह से लॉन्च होने के 40 सेकंड बाद प्रोब फट जाता है जो उसके लिए खाना लेके जाने वाला था, और सब निराश हो जाते हैं। उधर वाटनी भी अपनी सारी उम्मीदें खो देता है और सोचता है कि अब शायद उसकी मौत पक्की है। उधर पृथ्वी पर चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी वाले उनका टीवी ब्रॉडकास्ट देखते हैं और उन्हें मदद करने का ऑफर करते हैं। दरअसल उनके पास एक बूस्टर रॉकेट तायांग शेन होता है जो समय से पहले वाटनी तक खाना पहुंचा सकता था। तो एक मीटिंग होती है जिसमें जेपीएल का एस्ट्रोडायनेमिसिस्ट रिच पर्नेल उन्हें आइडिया देता है कि हम तायांग शेन को मार्स पे भेजने की बजाय हर्मिस पे भेजेंगे, जिससे वो तेज़ी से पृथ्वी के ऑर्बिट से होता हुआ उसकी ग्रेविटी को यूज़ करके मार्स की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा और तकरीबन 2 सालों तक वाटनी तक पहुंच जाएगा और उसे बचा लेंगे। पर उनके सामने सिचुएशन टेंस हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वाटनी था जिसे बचाने की उम्मीद ना के बराबर थी, और दूसरी तरफ हर्मिस के क्रू मेंबर्स जिनकी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उनके मिशन में 533 दिन और बढ़ जाते। तो सैंडर्स उनकी जान जोखिम में ना डालते हुए ये आइडिया रिजेक्ट कर देता है। पर हैंडरसन सीक्रेटली ये आइडिया हर्मिस के क्रू मेंबर्स तक पहुंचा देता है। तो वो अनएनिमसली वोट करते हैं, जिसमें ये डिसाइड होता है कि वो वाटनी को लेने जाएंगे। पर ऐसा करने से वो सीधे तौर पर नासा के डायरेक्टर के आदेशों की उल्लंघना कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता था। पर फिर भी वो वाटनी को वापस लाने का प्लान बनाते हैं और जॉनसन हर्मिस के कंप्यूटर को हैक करके रास्ता बदल देती है। इसकी खबर नासा तक पहुंच जाती है और वो भी उनका साथ देते हैं, और इसके बाद सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता है और तायांग शेन को भी लॉन्च कर दिया जाता है। अब टाइम थोड़ा आगे निकलता है और 7 महीने बीत जाते हैं। अब वाटनी पहले से कमज़ोर हो चुका था और उसका काफ़ी वेट लॉस भी हो चुका था। तो अब वो एरिस 3 की साइड छोड़कर और ज़रूरी सामान लेकर रोवर में एरिस 4 की साइड की तरफ रवाना होता है। अब एरिस 4 की तरफ जाने का उसका मकसद ये होता है कि वहाँ पहले से एक मैप रखा होता है, मतलब मार्स एसेंट व्हीकल, जिसे यूज़ करके वो मार्स के ऑर्बिट में जाने वाला था, जहाँ उसके क्रू मेंबर्स उसे पिक कर लेते। वो अपने सफ़र के दौरान 4 घंटे ड्राइव करता और फिर 13 घंटे सोलर पैनल को चार्ज करता, और फिर वो ऐसे ही स्केड्यूल के साथ आगे बढ़ रहा था। पर अब दिक्कत ये होती है कि जिस मैप में वाटनी जाने वाला था उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और उसे हर्मिस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत थी। तो नासा के इंस्ट्रक्शंस पे वो मैप में से एक्स्ट्रा और भारी सामान निकाल देता है ताकि वो उसकी स्पीड मेंटेन कर सके। अब रेस्क्यू अभियान शुरू होता है और नासा के साथ साथ पूरा शहर उस अभियान से जुड़ जाता है। पर अब बारी आती है मेन दिक्कत की। वाटनी के मैप की उतनी स्पीड नहीं बनती जितनी होनी चाहिए थी, पर कुछ डिस्कशन के बाद इसका हल भी निकाल लिया जाता है, जिसके तहत कमांडर लुइस अपने मैप का फ्यूल यूज़ करके एक्स्ट्रा स्पीड बनाकर वाटनी तक पहुंचने की कोशिश करती है। पर अब भी उनमें और वाटनी में बहुत दूरी होती है, जिसके चलते वो उस तक पहुंच नहीं पाते। तो अब एक और प्लान बनता है, जिसके तहत वो एक बॉम्ब से फ्रंट हैच को उड़ा देते हैं, जिससे एक धमाके के साथ उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो वाटनी के पास आ जाते हैं। अब कमांडर लुइस खुद वाटनी तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर उनमें दूरी ज़्यादा होने की वजह से उसकी रस्सी भी छोटी पड़ जाती है। तो अब फाइनली वाटनी अपने ग्लव में एक छोटा सा छेद कर देता है और वो बिल्कुल आयरन मैन की तरह उड़ता हुआ उस तक पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किल से रस्सी पकड़ लेता है और फाइनली उसे बचा लिया जाता है। अब तकरीबन 560 दिन बाद सारे क्रू मेंबर्स उससे बड़ी खुशी खुशी मिलते हैं और नासा तक ये बात पहुंचा दी जाती है, जिसे सुनकर सारी दुनिया में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है।
अब धरती पे आने के 1 साल बाद वो नए एस्ट्रोनॉट्स के लिए सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बन जाता है और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और उन्हें मार्स पे सर्वाइव करने के लिए हैक बताता है। अब तकरीबन 5 साल बाद मूवी के क्रेडिट सीन्स में हम सब हर्मिस के क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो अपनी अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं और टीवी पे एरिस 5 मिशन लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं जिसका कमांडर अब मार्टिनेज होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये जर्नी थी मार्स पे छूट गए एस्ट्रोनॉट के घर आने की। किस तरह वो मुश्किलों का सामना करता हुआ 560 दिन बाद घर वापस लौट आता है। अब आई नो आपके कुछ सवाल होंगे, तो डिस्कस करते हैं कुछ अनसुलझे सवालों के ऊपर जो मूवी देखने से समझ नहीं आते। क्या मूवी में दिखाई गई जगह वाकई में मार्स थी? ऑफ कोर्स नॉट। ये जगह जॉर्डन में स्थित एक डेजर्ट वाडी रम थी जिसे वैली ऑफ द मून भी कहा जाता है, जहां इस मूवी की शूटिंग की गई थी और इसकी मिट्टी लाल होने की वजह से हूबहू मार्स जैसी दिखाई देती है। इस मूवी में आपको बहुत बार सोल वर्ड सुनाई दिया होगा जो पर्टिकुलर दिन को बताने के लिए यूज़ किया गया। तो आखिर सोल क्या होता है? एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे एक दिन को मापने के लिए सोलर डे टर्म का यूज़ करते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सोल। वहाँ बिताया एक सोल 24 घंटे 39 मिनट 35 सेकंड का होता है। दूसरे शब्दों में बोलें तो हमारे दिन से 39 मिनट 35 सेकंड बढ़ा। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि क्या मार्स पे आलू उगाए जा सकते हैं जैसा हमें फिल्म में देखने को मिलता है? तो एक ट्वीट में नासा के फाउंडर कीथ कोविंग ने ये स्पष्ट किया था कि इट मे बी पॉसिबल टू ग्रो फूड इन मार्शियन सॉइल, मतलब हो सकता है कि मार्स पे किसी भी तरह की सब्जी उगाई जा सके। तो हम ये मान सकते हैं कि मार्स पे आलू उगाए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि जिस जगह पर कोई पौधा नहीं उग सकता वहाँ नासा ने अपना बॉटनिस्ट क्यों भेजा जिसके ऊपर ये सारी फिल्म बेस्ड थी? तो ये सिर्फ उसकी एक जॉब का हिस्सा था। एक्चुअली में वो एक मैकेनिकल इंजीनियर भी था जिसका काम होता था पृथ्वी की मिट्टी को मार्स की मिट्टी से मिक्स करके उसमें फसलें उगाकर देखना ताकि मार्स को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सके। और ऐसा ही कुछ हमें फिल्म में देखने को मिलता भी है। वो अपने लिए आलू उगाता है और पानी भी बनाता है जिससे वो इतनी ख़राब कंडीशन में भी 560 दिन तक सर्वाइव कर पाता है। अब बाकी की स्टोरी तो आप लोग जानते ही हैं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो कमेंट कीजिए जो हम एक्सप्लेन करें।